हेलो गाइस, आई एम एसके। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी एंड स्टडी। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। तो चलिए इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं। तो ऊपर हेडिंग देख पा रहे हो, फॉरफीचर और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। तो फॉरफीचर क्या है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। देखिए क्या है, एक्स लिमिटेड कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, 10 रुपये प्रति शेयर। ये 10 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। एप्लीकेशन के जरिए 6 रुपये पर शेयर, अलॉटमेंट के जरिए 4 रुपये पर शेयर। ठीक है। एस एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी का 500 शेयर्स है और वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। तो एक बात बताओ कि कंपनी क्या इस 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी लिए बिना ही इनको शेयर्स दे देगा? नहीं देगा ना। तो कंपनी क्या करेगा, उन शेयर होल्डर को एक 14 डेज का नोटिस भेजेगा। इसके अंदर अगर वो शेयर होल्डर पैसा दे देता है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं दे पाता है तो कंपनी उस शेयर को फॉरफिट कर लेगा, मतलब जब्त कर लेगा। इसी को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स का शेयर्स कैंसिल हो रहा है तो इसीलिए हम इसको कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। और एक बार शेयर फॉरफिट करने के बाद ना उनको वो शेयर्स मिलेगा और ना ही उनको वो पैसा मिलेगा जो उन्होंने दिया है। और यहाँ पे क्या दिया था, एप्लीकेशन मनी दे दिया था। ठीक है। तो उसको वो शेयर्स भी नहीं मिलेगा 500 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी भी नहीं मिलेगा। तो 500 शेयर्स फॉरफिट तो हो गया। अब कंपनी इस 500 शेयर्स को फिर से इशू कर सकता है। तो फॉरफिट किया हुआ शेयर्स को फिर से इशू करने को ही बोलता है री इशू ऑफ शेयर्स। तो जैसे शेयर इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट हो सकता है, तो री इशू भी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट में हो सकता है। ठीक है। पर यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, मतलब जितना भी पैसा है वो एक ही बार में देना है। और एक बात देख लो, तो कंपनी जब इस 500 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है तो कंपनी के पास 500 शेयर्स तो वापस आ ही गया, और 500 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी मिला था 6 रुपीज़ पर शेयर, तो ये आ जाता है 3000। तो ये भी कंपनी के पास रह गया। तो 500 शेयर्स को फॉरफिट करके ये 3000 प्रॉफिट रह गया। उसके बाद कंपनी अगर इस 500 शेयर्स को 7 रुपये करके इशू करता है तो यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा, 10 का शेयर अगर 7 में बेचेगा तो ये लॉस हो जाएगा 3 रुपये करके। तो 3 रुपये करके 500 शेयर्स का लॉस हो जाएगा 1500। तो 3000 प्रॉफिट हुआ था, इसमें से 1500 लॉस हो गया फिर से रीइशू करके, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना रह गया फिर से 1500। ठीक है। ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। और ये सब टॉपिक्स के लिए क्या एंट्रीज होगा ये मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है। तो कंपनी का डायरेक्टर्स 200 शेयर्स को फॉरफिट किया है जिसका एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपये, और वो फुल्ली कॉल्ड अप हुआ था, मतलब जितना भी इंस्टॉलमेंट था वो सब कॉल्ड किया गया था। तो ये शेयर्स क्यों फॉरफिट किया गया देख लेते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं देने की वजह से वो शेयर्स फॉरफिट किया गया। ठीक है। और 80 of these shares were subsequently reissued at ₹7 per share fully paid up। तो उनमें से 80 शेयर्स को रीइशू किया गया 7 रुपये प्रति शेयर। इसको कहते हैं पार्टली रीइशू, मतलब जितना शेयर्स फॉरफिट किया है उससे कुछ शेयर्स को रीइशू करना। ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो जल्दी से जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, ऊपर लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन नहीं है। जर्नल, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इस क्वेश्चन में जितना इन्फॉर्मेशन है इसके लिए फॉरफीचर से ही एंट्री स्टार्ट होगा। तो फॉरफीचर के लिए एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा शेयर यहाँ पे मेंशन नहीं है। शेयर इशू के वक्त हम लोग शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर यहाँ पे शेयर को फॉरफिट करने की वजह से
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। 2, जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर फेल किया है वो 2 करके आएगा, मतलब क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर क्या फेल किया था? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद वो फाइनल कॉल भी फेल किया था, तो इसके लिए भी हो जाएगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है। और जो रेस्ट अमाउंट हो जाएगा वो आ जाएगा टू शेयर फॉरफीचर में, मतलब जितना भी दिया है वो ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चलाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट जो आएगा वो कॉल्ड अप वैल्यू आएगा, मतलब जितना कॉल किया गया है वही अमाउंट आएगा। पर यहाँ पे तो फुल्ली कॉल्ड अप ही था, 10 रुपये करके शेयर था, वो फुल्ली कॉल्ड अप था। ठीक है। तो सोचो कि अगर कंपनी ने फाइनल कॉल का कॉल नहीं किया होता तो यहाँ से 10 में से फाइनल कॉल का अमाउंट जितना था वो माइनस करके यहाँ पे लिखना होता। ठीक है। तो ये हो गया कॉल्ड अप वैल्यू। शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था? 2 रुपये पर शेयर। और फाइनल कॉल का कितना था? 3 रुपये। तो शेयर फॉरफीचर में कितना करके आ जाएगा? 5 रुपये। 10 में से 5 घटाने से कितना आ जाता है? 5 रुपये। ठीक है। ये अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया था। ठीक है। तो इसका एक्चुअल अमाउंट देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना था? 200। और कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे तो फुल्ली कॉल्ड अप हुआ था 10 रुपये, तो ये आ जाता है 2000। 200 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मनी कितना करके था? 2 रुपये करके, तो ये आ जाता है 400। फाइनल कॉल नहीं दिया 200 शेयर का 3 रुपये करके, ये आ जाता है 600। और बैलेंस कितना रह गया? यहाँ पे कितना आ जाता है टोटल? 1000। 2000 से 1000 चला जाए तो आ जाता है 1000। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो 200 इंटू 5 इक्वल टू 1000। ठीक है। अब इसका नरेशन होगा, बीइंग 200 shares forfeited for non-payment of first call and final call as per board's resolution number dated। इस क्वेश्चन में शेयर एट पर इशू हुआ था। ठीक है। कोई प्रीमियम नहीं है। अगर प्रीमियम रहता और शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी फेल करता तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी डेबिट होता। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बस आप याद रखिए कि अगर वहाँ पे प्रीमियम होगा और वो अलॉटमेंट फेल करेगा तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी डेबिट होगा। ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर तो हो गया। इसके बाद कंपनी क्या कर रहा था? इस 200 शेयर से 80 शेयर्स कंपनी री इशू कर रहा है। तो री इशू करके कंपनी के पास पैसा आएगा, तो इसलिए क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक ही इंस्टॉलमेंट है और कितना करके शेयर इशू कर रहा है? 80 नंबर ऑफ शेयर पर शेयर 7 रुपये, तो ये आ जाता है 560। और 80 शेयर का वैल्यू कितना होता है? 10 रुपये करके 800। तो 800 का शेयर्स 560 में दे रहा है, तो यहाँ पे ये बैलेंस क्या आ जाएगा? जब शेयर इशू करते थे तो यहाँ पे ये बैलेंस लिखते थे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, पर यहाँ पे डिस्काउंट बोल के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस शेयर को फॉरवर्ड करके कंपनी के पास जो पैसा आया था उससे ये राइट ऑफ करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर बोल के आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट।
तो कितना आ जाएगा 240। तो री इशू का जो लॉस है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करके ही दिखाना है। तो इसके लिए नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग 80 shares out of 200 forfeited shares reissued at rupees 7 per share as per board's number dated। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फॉरफिट किया हुआ शेयर्स रीइश्यू करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। पर कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र होगा वो उस शेयर का रिलेवेंट ही होगा जो शेयर रीइश्यू किया है। तो यहाँ पे रीइश्यू कितना शेयर को किया है, 80 शेयर्स। तो 80 शेयर्स के लिए जो प्रॉफिट होगा वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो 80 शेयर्स फॉरफिट करके क्रेडिट कितना हुआ था, यहाँ पे तो 200 शेयर्स फॉरफिट करके 1000 रुपीज़ आया था। तो 80 शेयर्स के लिए कितना आएगा, मैं थोड़ा वर्किंग पे आपको दिखा देता हूँ। देखो 200 शेयर को फॉरफिट करके 1000 रुपीज़ आया। तो एक शेयर को फॉरफिट करके कितना आया, ये 1000 को 200 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा पर शेयर का फॉरफिट करके कितना आया, ठीक है। तो ये आ जाता है 5 रुपये, ठीक है। तो 80 शेयर को फॉरफिट करके कितना आया, 5 × 80 400। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, 1000 डिवाइड बाई 200 × 80, ठीक है। ये तो कट गया, तो ये 400 ही आता है, ठीक है। तो 80 शेयर्स को फॉरफिट करके फॉरफीचर में 400 रुपीज़ क्रेडिट हुआ है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो 1000 रुपीज़ क्रेडिट हुआ है उसमें 80 शेयर्स का 400 रुपीज़ है। तो यहाँ पे 80 शेयर को रीइशू करने के वक्त शेयर फॉरफीचर में डेबिट कितना हो गया था, 240। तो 400 से 240 रुपीज़ को माइनस कर दो तो आ जाता है 160 रुपीज़। तो 80 शेयर्स को फॉरफिट करके फॉरफीचर अकाउंट में जो 160 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस रह गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो इसके लिए जर्नल देख लेते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि 400 माइनस 240 तो यह आ जाता है 160 रुपीज़। ये 400 रुपीज़ कैसे आया है ये आप छोटा करके यहाँ पे लिख रख सकते हो, क्योंकि अगर आप बाद में प्रैक्टिस करें तो आसानी से याद चलाएगा। 1000 डिवाइड बाई 200 × 80, ठीक है। तो इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ 80 शेयर्स, 80 फॉरफिटेड शेयर्स लिख लो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बस इतना ही था क्वेश्चन में जो हम लोग कर लिए। तो पहले शेयर फॉरफिट किया गया, उसके बाद रीइशू हुआ और फिर जितना शेयर को रीइशू किया गया उससे रिलेवेंट प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लिए, ठीक है। तो ऐसे ही और एक क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे ताकि आपका सब डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो अब हम 48 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या है। अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो एक कंपनी 300 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है, 10 रुपये प्रति शेयर। क्यों कर रहा है देख लेते हैं। ऑन विच अ शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। तो अलॉटमेंट मनी कितना करके था, 6 रुपये, जिसमें से प्रीमियम है 2 रुपये करके। ठीक है, तो शेयर्स प्रीमियम में इशू हुआ था। तो 10 का शेयर 12 में इशू हुआ था, क्योंकि प्रीमियम है 2 रुपये। ठीक है, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। तो वो शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल भी फेल किया। तो अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी फेल करने की वजह से उस शेयर होल्डर का 300 शेयर्स फॉरफिट किया गया। दिस शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर। तो वो 300 शेयर्स को री इशू किया गया 8 रुपये प्रति शेयर। फर्स्ट जर्नल एंट्री रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर एंड री इशू से रिलेटेड जर्नल एंट्री दिखाना होगा। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप जल्दी से जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। तो शेयर फॉरफिट करने का जर्नल एंट्री मैंने क्या बताया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू आएगा टू करके आएगा जो अमाउंट फेल किया है। तो अलॉटमेंट फेल किया है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और क्या फेल किया, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और रेस्ट अमाउंट कहा जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, मतलब जितना पे कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम में इशू हुआ था। ठीक है, और वो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ कलेक्ट हो रहा था, पर वो शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, वो प्रीमियम भी तो फेल किया, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही तो वो प्रीमियम रिसीव हो रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर शेयर प्रीमियम में इशू होता है और शेयर होल्डर वो प्रीमियम का अमाउंट पे करने में फेल होता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल में तो कॉल्ड अप वैल्यू आता है, तो यहाँ पे फुल्ली कॉल्ड अप है 10 रुपये करके। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 2 रुपये करके। तो ये हो गया 12 रुपये डेबिट। और शेयर अलॉटमेंट का मनी कितना था, 6 रुपये पर शेयर। शेयर फाइनल कॉल था 2 रुपये पर शेयर। तो शेयर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा, 12 से 8 घटा दो तो आ जाता है 4। मतलब ये 4 रुपये प्रति शेयर उस शेयर होल्डर ने पे कर दिया था। तो ये अमाउंट कंपनी के पास रह जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि अमाउंट पे क्या आ जाता है। नंबर ऑफ शेयर कितना था, 300। तो ये आ जाता है 3000। प्रीमियम आएगा 600। अलॉटमेंट में आएगा 1800। फाइनल कॉल में होगा 600। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा 1200। तो देखिए कितना हो जाता है, 3600। यहाँ पर भी 3600। ठीक है, अब इसका नरेशन लिख लेते हैं। being 300 shares forfeited for non-payment of allotment and final call as per board's resolution number dated। तो फॉरफीचर के लिए एंट्री क्या हो गया,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर इशू के वक्त शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब शेयर फॉरफिट हो रहा है तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू होता है प्रीमियम में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। तो अब जब अलॉटमेंट मनी वो शेयर होल्डर नहीं दे पाया तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट डेबिट हो जाएगा। टू करके जो इंस्टॉलमेंट फेल हुआ है तो अलॉटमेंट मनी फेल हुआ है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फाइनल कॉल मनी फेल हुआ है टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और बैलेंस जो दे दिया है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अब री इशू के एंट्री देख लेते हैं। अब वो 300 शेयर्स कंपनी री इशू कर रहा है तो री इशू करके कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 300 शेयर्स ही री इशू कर रहा है तो 300 शेयर्स 10 रुपये करके 3000, और कितना करके इशू कर रहा है 8 रुपये करके 2400, और लॉस जो है 2 रुपये प्रति शेयर वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करके दिखाना है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट तो अमाउंट पे कितना आ जाएगा 300 इंटू 2 तो ये आ जाता है 600, तो हो गया 3000। अब नरेशन देना है, बीइंग 300 forfeited share reissued at rupees 8 per शेयर। ठीक है, इसके बाद रीइशू करके जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है तो देखिए शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट कितना हुआ था 1200 और डेबिट कितना हुआ है 600। तो 1200 से 600 घटा दो तो कितना आ जाता है 600, तो ये 600 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए जनरल क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे दिखा दो 1200 जो क्रेडिट हुआ था इनमें से 600 डेबिट हो गया तो ये आ जाता है 600। तो 1200 क्रेडिट हुआ था, अब यहाँ पे 600 डेबिट हो गया और कैपिटल रिजर्व के वक्त शेयर फॉरफीचर 600 डेबिट हो गया तो हो गया 1200। तो इसका नरेशन देख लेते हैं, बीइंग प्रॉफिट ऑन reissue of 300 shares transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इतना ही था क्वेश्चन में जो कि हो गया। तो ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चंस के साथ मैंने इस टॉपिक का 80% आपको समझा दिया है। बाकी का 20% जो डाउट रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ।